हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था आपका बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ में हम चल रहे थे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 में। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, एक कॉम्पिटेंट लिमिटेड थी जो कि चाहती थी बायबैक करना। द कंपनी वांट्स टू बायबैक 25,000 इक्विटी शेयर्स, यानी कि कंपनी 25,000 इक्विटी शेयर्स को बायबैक करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं किया था। अनाउंस क्यों नहीं किया था? क्योंकि उन्हें देखना था कि क्या बायबैक हो सकता है या नहीं। तो हमने अपनी कैलकुलेशन करके, मतलब 3 टेस्ट करके, आउटस्टैंडिंग टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट और आपका डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, तीनों टेस्ट करके देखा तो पता चला कि हाँ, कंपनी बायबैक कर सकती है। और उन्होंने आगे क्या बोला था, इफ़ यस, अगर कंपनी बायबैक कर सकती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जनरल एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी और बैलेंस शीट। तो हमने लास्ट वीडियो में ये देख लिया था कि कंपनी बायबैक कर सकती है। आ जाते हैं अपनी सॉल्यूशन नोटबुक पर। यहाँ पर हमने यहाँ तक किया था लास्ट वीडियो में, और यहाँ देख लिया था कि कंपनी कितने बायबैक कर सकती है, 28,750, ठीक है। और कंपनी चाहती कितना है, 25,000 शेयर्स, यानी कि लिमिट के अंदर है ना, यानी कंपनी अपनी कर सकती है। तो ये जब आपने यहाँ पर किया होगा, यानी ये समरी स्टेटमेंट आपने बनाया होगा तीनों टेस्ट के बाद, उसके बाद एक लाइन और लिखनी थी, वो अपन लिखते हैं यहाँ पर। उसके बाद जनरल एंट्रीज करेंगे, ठीक है। तो आओ फटाफट, तीनों टेस्ट होने के बाद जो समरी स्टेटमेंट लिखा है ना, उसके बाद ये लाइन लिखनी है जो मैं अब लिखवा रही हूँ। क्या लिखना है देखो, लिखो, देयरफॉर द मैक्सिमम लिमिट टू बाय इक्विटी शेयर्स, the maximum limit to buy equity shares of competent limited is, कितने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो कितने बायबैक कर सकता है, 28,750। तो यहाँ पर अपने क्या लिखा, द मैक्सिमम लिमिट टू बाय इक्विटी शेयर्स ऑफ कॉम्पिटेंट लिमिटेड इज 28,750 शेयर्स, ठीक है। अब आगे क्या लिखना है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, लेकिन कंपनी कितने चाहती है, सिर्फ और सिर्फ 25,000, यानी कि ये लिमिट के अंदर है। तो आगे लिखो, हाउएवर कंपनी wants to buy back, कंपनी कितने चाहती है, 25,000 शेयर्स, जो कि क्या है, विच इज लिमिट के अंदर, जो कि क्या है, लिमिट के अंदर, विच इज विद इन दी लिमिट। तो तीनों टेस्ट करने के बाद जो समरी स्टेटमेंट बनाया है, उसके बाद आपको ये 2 पॉइंट लिखने हैं, क्या क्या, therefore the maximum limit to buy equity shares of competent limited is 28,750 shares. However, company wants to buy back 25,000 shares which is within the limit, ठीक है। तो कंपनी कर सकती है, और अगर कर सकती है तो जनरल एंट्रीज पास करो। तो अपन क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज करेंगे। तो किसकी बुक्स में हम कर रहे हैं, इन दी बुक्स ऑफ कॉम्पिटेंट लिमिटेड क्या कर रहे हैं, जनरल एंट्रीज कर रहे हैं। जनरल एंट्रीज का आपका सिंपल सा फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक ना। ओके, तो एक एक करके जनरल एंट्रीज पास करेंगे। तो सबसे अच्छी बात है यहाँ पर कि ना ही कोई इन्वेस्टमेंट होल्ड की है, हमने कल क्वेश्चन देखा था ना, तो ना ही कोई इन्वेस्टमेंट होल्ड की है, ना ही कोई बोनस शेयर्स इशू करे हैं, यानी कि कोई भी एंट्री ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी एंट्री करनी है। वो किसकी, बायबैक की, सिर्फ और सिर्फ बायबैक की एंट्री करनी है आपको।
ना इन्वेस्टमेंट सोल्ड हुई है, ना बोनस शेयर्स इशू हुए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, बायबैक। तो पहले बायबैक की ड्यू एंट्री कर देते हैं। तो जब हमने शेयर्स इशू किए होंगे तब इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या किया होगा, अपन ने क्रेडिट किया होगा। लेकिन आज की डेट में अपन क्या कर रहे हैं, बाईबैक, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल को कैंसिल कर रहे हैं। तो पहले हमने क्या किया होगा, क्रेडिट, अब क्या करेंगे, डेबिट। तो आ जाओ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को कर दो डेबिट। ठीक है, कितने कर रहे हैं, 25,000। फेस वैल्यू कितना था, 10 रुपीज़ आपका। तो 25,000 इंटू 10, ये आ जाएगा आपका 2,50,000। टू बाईबैक, टू इक्विटी बाईबैक, टू इक्विटी बाईबैक। इक्विटी बाईबैक कितने में कर रहे हैं, 20 रुपीज़ में, मतलब 20 रुपये में। तो 25,000 इंटू 20, इसका इंटू करोगे तो आ जाएगा 25 टू सा 50, ये आ जाएगा 5 लाख। ठीक, तो शेयर था आपका 10 रुपये का, लेकिन हम बायबैक कितने में कर रहे हैं, 20 रुपये में। तो 10 का बोलो क्या होगा, 10 का हो जाएगा आपका प्रीमियम। तो देखो कितना बैलेंस आ रहा है आपका, 2,50,000 ना। तो 2,50,000 क्या हो जाएगा आपका, प्रीमियम पेबल अकाउंट डेबिट। तो इसको भी अपन क्या कर देंगे, डेबिट। प्रीमियम पेबल कितना है आपका, 25,000 इंटू 10। तो 10 रुपये की फेस वैल्यू, 10 रुपये का प्रीमियम, टोटल हो गया हमारा 20 रुपीज़। यानी कि हम बायबैक कितने में कर रहे हैं, 20 रुपीज़ में। 25,000 इंटू 10, ये आपका आ गया 2,50,000। ठीक है, तो सिंपल एंट्री है। क्या हमने पेमेंट कर दिया बायबैक के लिए, नहीं, ये पेमेंट हमें करना है, मतलब पेबल है, अभी पेड नहीं किया। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बीइंग अमाउंट पेबल। ठीक है, अभी पे नहीं हुआ, पेबल। अब नेक्स्ट एंट्री में बताओ क्या करेंगे, ये तो ड्यू एंट्री थी, अब हम पेमेंट वाली एंट्री कर देंगे। ये पेबल था, अब अपन क्या करेंगे, पेमेंट। तो इक्विटी बायबैक को अपन क्या करेंगे, जो क्रेडिट किया था अपन ने उसको डेबिट कर देंगे। इक्विटी कैंसिल करना है ना, इसलिए इक्विटी बायबैक डेबिट कर देंगे। और पैसा कहाँ से जाएगा, आपको याद हो तो हमने लास्ट वीडियो में पूरा क्वेश्चन पढ़ा था। उन्होंने बोला था कि बैंक में सफिशिएंट बैलेंस है, मेड बाय द कंपनी आउट ऑफ सफिशिएंट बैंक बैलेंस। ठीक है, तो बैंक से पेमेंट हो जाएगा आपका कितना, 5 लाख रुपीज़ का। 20 रुपये में ख़रीदा है ना 25,000 शेयर्स, तो आपका 5 लाख का हो जाएगा पेमेंट। इसकी एंट्री क्या होगी, बीइंग अमाउंट, सॉरी नरेशन, बीइंग अमाउंट पेबल, नहीं पेड, अब पेड हो गया। ठीक है, तो सिंपल सी 2 एंट्री हो गई। अब तीसरी एंट्री क्या बनेगी बायबैक की, आपको पता है। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल पहले क्रेडिट किया था, अब डेबिट कर दिया। ठीक है, इक्विटी बायबैक यहाँ क्रेडिट किया था, यहाँ डेबिट कर दिया, मतलब सब क्या हो रहे हैं, करते जा रहे हैं। लेकिन ये रह गया कौन, प्रीमियम पेबल। बैंक तो पहले डेबिट हुआ होगा, अब क्रेडिट हो गया, इसकी टेंशन तो नहीं है किसी को। वेरी गुड, यानी कि अब एक ही चीज़ रह गई हमारी, ये अकाउंट खुला रह गया है, कौन सा, प्रीमियम पेबल। तो यहाँ पर ये डेबिट है, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, तभी तो ये अकाउंट बंद होगा। तो प्रीमियम पेबल को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, कितने से, जितने से ओपन किया था। तो इस प्रीमियम को हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे, किसी के मन में आंसर आया, वेरी गुड, सिक्योरिटीज प्रीमियम से प्रीमियम को हम एडजस्ट कर देंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले क्रेडिट हुआ होगा, अब क्या कर देंगे, डेबिट। और प्रीमियम पेबल डेबिट था, अब कर दिया क्रेडिट, मतलब सबके सब अकाउंट हल्के होते जा रहे हैं ना। तो इक्विटी शेयर्स की बायबैक की हमने ड्यू एंट्री बना दी, उसके बाद पेमेंट एंट्री बना दी, फिर आपका आ गया सिक्योरिटीज प्रीमियम से हमने क्या कर दिया, प्रीमियम पेबल को एडजस्ट भी कर दिया।
सॉरी प्रीमियम पेबल को सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट कर दिया। ठीक है, एक लास्ट छोटी सी एंट्री रह गई। जैसे कि आपको पता है इस क्वेश्चन में कोई भी फ्रेश इशू नहीं हुआ था, यानी कि कोई भी नए इक्विटी शेयर्स इशू नहीं हुए थे, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, CRR जो है पूरा का पूरा फेस वैल्यू से बनाना पड़ेगा पूरा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, CRR क्रिएट करना पड़ेगा, और रिजर्व क्रिएट करते हैं तो क्रेडिट होता है, कितने से करना पड़ेगा, फेस वैल्यू से, पूरा का पूरा 2,50,000, क्योंकि कोई भी फ्रेश इशू नहीं हुआ है। अगर फ्रेश इशू हुआ होता तो ये थोड़ा सा कम हो जाता। CRR कहाँ से बना है, CRR के लिए रिजर्व दे रखी है अपन को, देखो रेवेन्यू रिजर्व में बहुत है 15 लाख रुपए, तो इस पर हम आराम से कर सकते हैं। तो रेवेन्यू रिजर्व्स को कर देंगे डेबिट और CRR को कर देंगे क्रेडिट। ये क्या किया हमने, बीइंग CRR क्रिएटेड, इसका नरेशन रह गया ऊपर वाले का, लिख लो, बीइंग प्रीमियम अमाउंट एडजस्टेड, कहाँ से एडजस्ट हुआ है, अगेंस्ट SP अकाउंट। ठीक है, तो सारे के सारे एंट्रीज हो गए, सारे के सारे नरेशन हो गए। पहले ड्यू की एंट्री, उसके बाद पेमेंट की एंट्री, उसके बाद थर्ड एंट्री होती है आपकी प्रीमियम पेबल को एडजस्ट करने की। कहाँ से एडजस्ट करते हैं, SP सिक्योरिटी प्रीमियम, और लास्ट CRR क्रिएट करने की। CRR पूरा का पूरा 2,50,000 शेयर क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्रेश इशू नहीं हुए हैं। ठीक है ना, वेरी गुड, सब समझा। अब देखो पहले उन्होंने बोला था हो सकता है कि नहीं, तो हमने सारी कैलकुलेशन सारे के सारे टेस्ट कर लिए। फिर उन्होंने बोला था अगर हो सकता है तो जनरलिटीज पार्ट्स का, तो वो भी अपन ने कर दिया। अब क्या रह गया, तीसरी चीज़ रह गई बैलेंस शीट बनाना। तो चलो अब क्या करते हैं, अपन बैलेंस शीट बनाते हैं। तो आप लोग फॉर्मेट तैयार करो, थोड़ी लाइन वाइन, उसके बाद अपन आएंगे बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो लो, मेरा फॉर्मेट तो कंप्लीट हो चुका है। होप सो आपने भी लाइन वगैरह करके बैलेंस शीट हेडिंग डाल दी होगी और फॉर्मेट तैयार कर लिया होगा। फॉर्मेट अपना वही जो चलता आ रहा है, क्या, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और आपका अमाउंट। तो जैसे कि आपको पता है बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, लाइबिलिटीज और एसेट्स, और कंपनी की लाइबिलिटी में, सॉरी कंपनी की बैलेंस शीट में एक और चीज़, इक्विटी। तो आपका पहला हेडिंग बन जाएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। पहले कौन है, इक्विटी। तो इक्विटी क्या होगा आपका, शेयर होल्डर फंड्स। पहले इक्विटी के बारे में लिखते हैं, इक्विटी के बारे में, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स के क्या क्या फंड होते हैं, दो, एक आपकी शेयर कैपिटल होती है, और बी क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, ये तो हो गया इक्विटी के बारे में। अब क्या बचा आपकी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज आपकी दो तरीके की, एक नॉन करेंट, एक करंट। तो पहले लिख देते हैं अपन नॉन करंट लाइबिलिटीज, और लास्ट आपका करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, हो गया, बस आपका लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। अब सबसे पहले क्या है, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल के लिए हम बनाएंगे नोट नंबर 1। तो हेडिंग डाल दो, नोट्स टू अकाउंट्स। पहला कौन है, पहला नोट बना रहे हैं हम शेयर कैपिटल के लिए। तो पहले देखते हैं बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितना था। बैलेंस शीट में आपका शेयर कैपिटल था 12,50,000। ठीक है, कितना था, 12,50,000 एग्जिस्टिंग था। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने बायबैक कर लिए,
बायबैक कर लिया हमने 2,50,000। तो डेबिट है, यानी कि अपन को क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। 12,50,000 थी शेयर कैपिटल हमारी, लेकिन 2,50,000 हमने बायबैक कर ली, तो उतने से ये हो जाएगी कम। तो शेयर कैपिटल आपकी जो बची वो बची 10 लाख। ठीक है, कितना बचा, 10 लाख। तो अपन यहाँ लिख देंगे 10 लाख। नेक्स्ट है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में भी काफ़ी एडजस्टमेंट थी। तो चलो नेक्स्ट नोट बनाते हैं। नोट नंबर 2 आपका होगा रिजर्व एंड सरप्लस का। ठीक है, तो बैलेंस शीट में देखते जाते हैं कौन कौन से रिजर्व है हमारे पास। पहला है आपका रेवेन्यू रिजर्व। पहला है रेवेन्यू, अपने साथ में जो है मॉड्यूल रखना, ठीक है। और लॉकडाउन की वजह से जिस पर नहीं हो वो मेरे साथ साथ मॉड्यूल में, मेरे मॉड्यूल में ही देखे, ठीक है। रेवेन्यू रिजर्व कितना है, 15 लाख। 15 लाख। तो 15 लाख जो था रेवेन्यू रिजर्व था हमारे पास, लेकिन रेवेन्यू रिजर्व से हमने कुछ किया था। देखो रेवेन्यू रिजर्व, यहाँ पर रिजर्व जो है, रिजर्व डेबिट हुआ है, यानी कि कम हुआ है। तो रेवेन्यू रिजर्व डेबिट हुआ है, हमने लिखा ही नहीं यहाँ पर, 2,50,000 से। क्यों हुआ है, CRR क्रिएट करने के लिए। तो रेवेन्यू रिजर्व था आपका 15 लाख, लेकिन 2,50,000 से ये कम हो गया, क्योंकि हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफर्ड टू CRR। तो 15 लाख में से माइनस करो, पीछे तो 50,000 आ जाएगा, 14 में से ये आपका आ गया 12,50,000। ठीक है, मेरा कैलकुलेटर नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो आप डायरेक्ट लिख लो, वैसे भी इतना ही आएगा। अब आ जाओ, रेवेन्यू रिजर्व हो गया। नेक्स्ट देखो कौन है, रेवेन्यू रिजर्व हो गया। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना है, 2,50,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो अपना बैलेंस शीट में दिख रहा है वो कितना है, 2,50,000। तो लिख दो सिक्योरिटीज प्रीमियम 2,50,000। और जैसे कि आपको पता होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा का पूरा हमने यूज़ कर लिया है। देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम 2,50,000 हमने डेबिट कर दिया है। डेबिट कर दिया है मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारा कम हो गया होगा। तो 2,50,000 से हम क्या करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम कम कर देंगे। 2,50,000 किसकी वजह से कम हुआ है, यूटिलाइजेशन फॉर शेयर बायबैक। या आप लिख सकते हो जो प्रीमियम था ना उसको एडजस्ट करने के लिए, बायबैक के लिए यूटिलाइज किया है हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिंपल सी बात। तो कितना बचा सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका, निल, कुछ भी नहीं बचा। नेक्स्ट देखो कहाँ पर, बैलेंस शीट में देखो P&L अकाउंट, लास्ट है बस P&L अकाउंट। P&L अकाउंट अपना कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है अपना, बैलेंस शीट में शो हो रहा है 1,25,000। 1,25,000 का हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, तो पूरा का पूरा 1,25,000 आ गया। आप देख सकते हो जनरल एंट्रीज में कहीं भी जो है 1,25,000 जो है वो कहीं भी जो P&L अकाउंट का है वो हमने यूज़ नहीं किया। यहाँ कहीं नाम आया है इसका, नहीं आया ना। अब जो आपने बस CRR क्रिएट करा है वो रह गया, बाकी सब हो गया। तो CRR अपना बताओ कितना है, जितना हमने बनाया होगा। CRR अपन ने कितना बनाया है, 2,50,000।
तो ये आपका आ गया 2,50,000 आउटर कॉलम में भी। ठीक है, अब अपन को इसको कैलकुलेट करना है। तो ये आपका सबसे पहले 12,50,000, उसके बाद कुछ है नहीं, उसके बाद 1,25,000। 12,50,000 था आपका रेवेन्यू रिजर्व, 1,25,000 आपका P&L अकाउंट, और लास्ट आपका CRR जो कि है 2,50,000। तो ये आपका टोटल आ गया 16,25,000। 16,25,000 ये क्या है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। 16,25,000 16,25,000 ये आया आपका रिजर्व एंड सरप्लस। क्या रेफरेंस है, कैसे आ गया ये 16 लाख, ये आपका आया नोट नंबर 2 का यहाँ पर रेफरेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका बचा नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो बैलेंस शीट पर आते हैं, देखते हैं क्या कोई नॉन करेंट लायबिलिटी है। हमारी पूरी इक्विटी हो गई, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, ये बची नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज में मुझे यहाँ पर दो चीज़ें दिख रही है, एक आपकी 12% डिवेंचर्स और एक आपका अनसिक्योर्ड लोन, क्योंकि नेक्स्ट तो आपका करंट है ना। तो ये मिल गया पहला 18,75,000 और आपका 10 लाख। तो यहीं पर अगर टोटल करें तो देखो 1 और 1 2, अब कितने बचे 28,75,000। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज अपनी कितनी है 28,75,000। कैसे आया 18,75,000 आपकी डिबेंचर्स और 10 लाख आपका अनसिक्योर्ड लोन। तो चाहो तो इसका आप क्या कर सकते हो, या तो यहीं पर इस तरीके से दिखा सकते हो, या फिर आप इसका एक अलग से नोट बना लेना। अगर वहाँ पर टाइम हो तो यूँ करके नोट बना लेना, नोट नंबर 3, वहाँ पर लिख लेना पहला डिबेंचर्स, दूसरा आपका अनसिक्योर्ड लोन 18,75,000, 10 लाख और दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लिख देना 28,75,000। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट नॉन करंट लायबिलिटीज में 28,75,000। लास्ट रह गया आपका करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज आपकी एक ही है बस 16,50,000। 16,50,000। तो ज़्यादा जो है आपको जो मेहनत करनी है वो दो चीज़ों पे करनी है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। बाकी इन चीज़ों पे कोई मेहनत नहीं है। अब सब आपको मिल सका है इक्विटी और लायबिलिटी, तो फटाफट इक्विटी और लायबिलिटीज़ का क्या कर लेते हैं अपन, टोटल कर लेते हैं। तो ये दिख रहा है सबसे पहले 10 लाख, उसके बाद 16,25,000, उसके बाद 28,75,000 और लास्ट आपका 60,50,000। तो इसका टोटल आता है आपका 71,50,000। देख लो 71,50,000। तो चारों का टोटल कर लिया हमने और हमारा आंसर आ गया 71,50,000। ठीक है, ये आ गया लायबिलिटीज़ का टोटल। अब आपका बचा बस, पहली थी आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटी, अब नेक्स्ट बचा आपका एसेट्स। तो एसेट्स में भी आपके दो होते हैं, जैसे लायबिलिटीज में होते हैं नॉन करंट करंट, एसेट में भी होते हैं आपके नॉन करंट करंट। तो पहले लिखते हैं अपन नॉन करंट एसेट्स और दूसरा हो जाएगा आपका करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करेंट्स में अगेन आपके दो होते हैं, एक होता है आपका फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा होता है आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो एक नॉन करंट करंट, उसके बाद नॉन करंट के दो बच्चे फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब अगेन फिक्स्ड एसेट के दो, कौन कौन आपका
टेंजिबल और आपका इंटेंजिबल। ठीक है, अब बैलेंस शीट में देखते हैं। बैलेंस शीट में बस आपको दे रखा है फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, मतलब कोई भी जो है बाइफर्केशन नहीं किया। लेकिन मैंने क्यों किया है यहाँ पर, मैंने इसलिए किया है ताकि अगर वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें टेंजिबल इंटेंजिबल अलग अलग हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, आपको लगे अरे मैंने तो इस तरीके से बाइफर्केट करके ही जो है अपनी पढ़ाई की है, अपनी सेल्फ स्टडी करी है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब वहाँ पे आ गया यहाँ पर टेंजिबल इंटेंजिबल, तो तुम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने तो खाली फिक्स्ड एसेट से पढ़ा है, इसके दो बच्चे तो कभी देखे ही नहीं, यहाँ कैसे आ गए। ठीक है, तो इसी तरीके से खेलता है सब लोग हमारे एग्जामिनर। यहाँ पर तो हमें प्रैक्टिस करने के लिए फिक्स्ड एसेट देते हैं और वहाँ पर जो है आपको अलग अलग एसेट दे दी जाएंगी, इंटेंजिबल और टेंजिबल। तो हमें इस तरीके से ही करना है। ठीक है, अब बाइफर्केशन नहीं है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट फिक्स्ड एसेट में लिख देंगे। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, टेंजिबल को अलग लिख देंगे, इंटेंजिबल को अलग लिख देंगे और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ओनली फिक्स्ड एसेट में लिख देंगे। तो फिक्स्ड एसेट में कोई भी दिक्कत नहीं थी, 46,50,000 एज इट इज़ जो है वो आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट कोई है ही नहीं, कुछ दे रखा है क्या, नहीं कुछ भी नहीं, खाली फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। करंट एसेट आपको दे रखी है 30 लाख, सॉरी यहाँ नहीं लिखेंगे, देखो करंट एसेट आपको दे रखी है 30 लाख। लेकिन याद होगा आपको करंट एसेट में बैंक है और बैंक से हमने कुछ किया है, देखो 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 ये रहा, बैंक से हमने पेमेंट किया था 5 लाख का, तो वो 5 लाख आपका यहाँ हो जाएगा माइनस, तो 30 में से 5 गए, आपका आ जाएगा 25 लाख। तो फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट दोनों का कर दो टोटल, आपका एसेट का टोटल आ जाएगा। पहले कौन है, 46,50,000 ये आपके फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट हैं आपके 25 लाख, ये आपका आ गया 70 लाख, 71,50,000। जय माता दी बोलो, आपकी बैलेंस शीट मैच हो चुकी है। ठीक है, और आप देख सकते हो जनरल एंट्रीज में जितने भी हमने करे थे हमने उन सब का जो है इफेक्ट दे दिया है। मेरा पेन कहाँ गया, ये रहा। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल को अपने माइनस कर दिया, प्रीमियम पेबल जो है वो यहीं का यहीं हो गया था ख़त्म। ठीक है, बाईबैक भी यहीं का यहीं ख़त्म हो गया था, यहीं शुरू हुआ और यहीं ख़त्म। बैंक का अभी अभी हमने करंट एसेट में से 5 लाख रुपए माइनस करे, क्रेडिट कर दिया बैंक को। ठीक है, ये भी हमने कर दिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी हमने एडजस्टमेंट कर दिया था, रेवेन्यू रिजर्व्स भी कर दिए और सीआरआर भी हमने 2,50,000 से बना दिए। इनकी हमने जितनी भी जनरल एंट्रीज करी उसके सारे के सारे बैलेंस शीट में हमने इफेक्ट दिखा दिए, इसलिए तो हमारी बैलेंस शीट अच्छे से एकदम करेक्टली मैच हो गई। ठीक है, तो यहीं पर आपका जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। एक लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 रह गया है, वो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए इसी तरीके से, और अपना फीडबैक जो है मुझे कमेंट सेक्शन में इसी तरीके से देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल कमेंट्स। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।